बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। कल के वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अपनी पाठ्य पुस्तक परिवेश के पाठ 3 प्रकरण शब्द विचार, जिसमें कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? शब्द किसे कहते हैं और शब्द के कितने भेद होते हैं। तो शब्द के 4 भेद होते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। इसके बारे में हम लोगों ने जाना। और पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं शब्द: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और एक संकर शब्द। इतना कल हम लोगों ने पढ़ा। तो अब आज हम लोग पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है बच्चों, तो ध्यानपूर्वक सभी बच्चे सुनिए। रचना के आधार पर चलिए समझते हुए चलिए। दूसरा है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है रूढ़ शब्द और दूसरा है यौगिक शब्द। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। यौगिक शब्द, अभी इसको एक एक करके समझाया जाएगा। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द। ठीक है। अब देखिए, रचना के आधार पर शब्द को 3 भागों में बांटा गया है: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द क्या होता है? ऐसे शब्द जिनके अर्थ परंपरा से चले आ रहे हैं तथा जिसके खंडों का कोई अर्थ नहीं होता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ मतलब जब भी हम कोई शब्द बोलते हैं तो वो सार्थक होता है, उसका अर्थ होता है। अगर अर्थ नहीं होगा तो वह निरर्थक हो जाएगा। जैसे चाय, वाय। चाय तो होती है, हम लोग पीते हैं, और वाय का कोई अर्थ नहीं है, वाय निरर्थक है। तो इस प्रकार से रूढ़ शब्द जो है कैसे बनते हैं? जैसे मान लीजिए नारी, 2 वर्ड आते हैं इसमें, और उनको अलग अलग जब हम करेंगे तो सार्थक शब्द बनना चाहिए। तो रूढ़ शब्द में सार्थक शब्द बनेगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए रूढ़ शब्द के बारे में, जैसे दिया हुआ है नारी, तो ये रूढ़ शब्द है। कैसे? इसको आप अलग करेंगे, नाम, धन, री, तो अलग हो गया। तो इन दोनों का कोई सार्थक अर्थ निकल ही नहीं रहा है। और जब इसको हम मिला देंगे नारी, तो नारी का मतलब औरत। ठीक है, तो ये रूढ़ शब्द है। अब कमल है, कम, धन, ल, कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। पुष्प है या तालाब है, ता, धन, ला, या ताला, धन, व, वृक्ष है, व्री, धन, छ, तो इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। तो इसी को रूढ़ शब्द बोलते हैं। इसको समझ लीजिएगा। ठीक है बच्चों। और यौगिक किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों से बने शब्द यौगिक शब्द कहे जाते हैं। जैसे देवालय, यौगिक का मतलब 2 शब्दों को मिलाकर बने हैं शब्दांश। देखिए जैसे देवालय, इसमें 2 शब्द हैं, सार्थक है, अलग करिए, देव प्लस आलय।
रहने का स्थान, मतलब देव के रहने का स्थान, देवालय किसको बोलते हैं? मंदिर को। ठीक है, तो अगर ऐसे शब्द आपको दिखें, अगर इस तरह के शब्द दिखें जिनके मूल रूप को जब हम अलग करेंगे तो अगर सार्थक आया तो ठीक, निरर्थक आया तो गलत। कहने का मतलब ये है कि रूढ़ शब्द जो है उसको जब हम अलग करेंगे तो सार्थक नहीं निकलेगा, तो इसलिए यह रूढ़ शब्द है। और यौगिक शब्द में दोनों अलग करने पर दोनों शब्द सार्थक होंगे, उसका अर्थ निकलेगा देव प्लस आलय, देवालय। इसके बाद है योग रूढ़, ऐसे यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ प्रकट न करके विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे पंकज। योग रूढ़ को आप लोग एक लाइन में समझ लीजिए, अगर कोई पर्यायवाची दिया हुआ है तो आप समझिए कि योग रूढ़ है इसमें। ठीक है, जैसे पंकज, पंकज किसका पर्यायवाची है? योग रूढ़ का मतलब तीसरा अर्थ प्रधान होता है। ठीक है, सामान्य अर्थ प्रकट न करके विशेष अर्थ प्रकट करता है। अगर कुछ भी पर्यायवाची दिया है तो आप सभी समझ जाएंगे कि ये योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, पंकज, पंक धन ज, दोनों का अर्थ है इसमें। पंक, पंक मीन्स होता है कीचड़, दोनों का अर्थ है पंक धन ज, पंकज। ये योग रूढ़ शब्द है, इसका ध्यान दीजिएगा। तो आप सभी को समझ में आ गया, रचना के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। चलिए इसको भी यहाँ पर नोट कर लीजिए। तीसरा है किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। ये सभी आप लोग को याद होना चाहिए। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं शब्द? 2। कौन कौन से? विकारी, विकारी शब्द, और दूसरा है अविकारी शब्द। ठीक है बच्चों, अब विकारी और अविकारी किसे कहते हैं? विकारी शब्द में विकार का अर्थ है परिवर्तन, जिसमें बदलाव हो, परिवर्तन। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक या काल के आधार पर परिवर्तन होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। एक लाइन में आप समझिए, अगर परिवर्तन हो रहा है तो विकारी, अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो अविकारी। विकारी का विलोम अविकारी हुआ, अ लग गया, इसका मतलब परिवर्तन नहीं हो रहा है। और परिवर्तन किसमें होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में। जैसे लड़का, लड़के, मैं, मेरा, हम, परिवर्तन हो रहा है ना। पीला, पीली, आम पीला है, साड़ी पीली है, परिवर्तन हो रहा है विशेषण के आधार पर। अंगूर पीले हैं, और क्रिया है पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती है। ठीक है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग के आधार पर इसमें भी, क्रिया में भी बदलाव हो रहा है। तो अगर परिवर्तन होता है शब्दों में तो उसे विकारी बोलते हैं। इसको भी नोट कर लीजिए, अगर परिवर्तन होता है, परिवर्तन हो तो विकारी, और परिवर्तन न हो तो अविकारी कहते हैं। ठीक है, अब अविकारी क्या है? जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता, वे सदा एक समान रहते हैं, उन्हें अविकारी कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, मतलब अभी, इधर, उधर, पीछे, आगे, इसका प्रयोग हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। संबंध बोधक में भी कोई परिवर्तन नहीं है, जैसे के नीचे, के बाहर, स्कूल के सामने,
घर है, ठीक है, तो के सामने समुच्चय बोधक लेकिन, किंतु, इसलिए और आदि। विस्मयादि बोधक ओह, अरे, छी, ये सब विस्मयादि बोधक है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। निपात क्या होता है? ही, तो, भी आदि, ठीक है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। शब्दों को जोड़ने के भी काम आता है निपात। तो इतना समझ में आ गया। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर, ठीक है बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद चलिए यहाँ पर देखिए चौथा लिख दे रहे हैं, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर 2 होते हैं, ये तो आप सभी को पता है। अर्थ के आधार पर लिखिए 2। पहला कौन सा है? सार्थक, ये तो अभी अभी बताया भी गया है, सार्थक। और दूसरा क्या है? निरर्थक। निरर्थक। रेफ का प्रयोग हम कहाँ पर किए? थ के ऊपर, क्योंकि निरर्थक, निरर्थक, र और थ के बीच में इस रेफ का उच्चारण आ रहा है तो हो जाएगा निरर्थक। थ के ऊपर रेफ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब सार्थक किसे कहते हैं? जिन शब्दों का अपने आप में कोई अर्थ होता है उसे सार्थक कहते हैं। जैसे सरोवर, तालाब को कहते हैं, क्षितिज, जानवर, विद्यालय आदि, इनका अर्थ होता है। चाय तो आप सभी पीते हैं, चाय का अर्थ होता है, चाय चीनी भाषा का शब्द है, ठीक है, चीनी भाषा का शब्द चाय भी है और लीची भी है। तो जिनका अर्थ निकल रहा है वो सार्थक शब्द है। और निरर्थक क्या है? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता परंतु भाषा में इनका प्रयोग किया जाता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे आपने खाना वाना खा लिया, खाना तो होता है, सार्थक है, लेकिन वाना कुछ नहीं होता तो वाना निरर्थक है। तुम अनसंट बातें मत बोलो। उपरोक्त वाक्यों में वाना तथा अंट संट निरर्थक शब्द हैं जो वाक्य रचना में सहायक होते हैं। कुछ निरर्थक शब्द इस प्रकार हैं, जैसे वाय, बोटी, वास्ता, वानी आदि, साड़ी वाड़ी, चाय वाय, पान वान, ठीक है, रास्ता वास्ता, पानी वानी इत्यादि। तो जिसका अर्थ निकले उसे सार्थक और जिन शब्दों का अर्थ नहीं निकलता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा? वर्णों के व्यवस्थित तथा सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 5 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। और रचना की दृष्टि से 3 है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। और प्रयोग की दृष्टि से 2 हैं, विकारी, अविकारी। अर्थ की दृष्टि से भी 2 हैं, सार्थक और निरर्थक। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये पाठ। अब आज पाठ 3 आपका शब्द विचार समाप्त होता है। ठीक है, आप सभी बच्चे इसे अच्छे से अपनी फेयर कॉपी में लिखिएगा। और लाइव क्लास भी अब शुरू होने वाली है, तो आप सभी बच्चे जल्द से जल्द बुक और कॉपी ले लें ताकि आपकी जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चलती रहे। जब बुक कॉपी होगी तब ये जो भी वीडियो और पीडीएफ जा रहा है और तभी उसके माध्यम से आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो आप सभी बच्चे अच्छे से समझिए। अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, आपकी समस्या का निवारण होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। ठीक है बच्चों, चलिए, धन्यवाद।